वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थियरीज कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स, जो आपका सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट रहने वाला है, बेसिकली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स का ये कंपलसरी सब्जेक्ट है। और अगर आप अदर कोर्स से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप यूपीएससी, एसएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एंड आपके पास कोई सब्जेक्ट है, लाइक बेसिकली इसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है इस सब्जेक्ट को। तो अगर आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट है या अलग अलग देशों के क्या रिलेशंस होते हैं, आखिरकार इंटरनेशनल रिलेशंस ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, इसे जानना है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। और सेकंड बात कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या फिर किसी अदर BHU बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट में मैं जो टॉपिक्स कवर करूँगा, अभी हम उन टॉपिक्स पर भी डिस्कशन करेंगे, तो अगर आपको लगे कि ये ही टॉपिक आपको अपने किसी एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करने हैं या यूनिवर्सिटी का जो आपका एग्ज़ाम नॉर्मल होता है उसके लिए भी यही पढ़ना है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ DUSOL के स्टूडेंट्स के लिए ही है। सो ये DUSOL रेगुलर और NC वेब के सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, चाहे आप इग्नू से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी से। सो देखिए, जो भी हम पढ़ेंगे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ेंगे। UGCF का जो न्यू सिलेबस, न्यू करिकुलम इंट्रोड्यूस किया गया है 2022 के लिए, उसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे सब कुछ। तो अब बात करते हैं कि हम मैं जो वीडियोस बनाऊंगा इस सब्जेक्ट की, इंटरनेशनल रिलेशंस थियरीज एंड कॉन्सेप्ट, तो इस सब्जेक्ट में हम कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट यूनिट में हम एक इंट्रोडक्शन करेंगे कि आखिरकार ये सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ IR। अगर IR आपको समझ नहीं आ रहा है तो देखिएगा, IR का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड अब इसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं। हिंदी के लिए बाय द वे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ही अलग अलग वीडियोस बनेगी। सो ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको, इसलिए ही मैं थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करूँगा। सो देखिएगा, यहाँ पर मैं ज़्यादातर इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी ही यूज़ करूँगा, इंग्लिश के वर्ड ही यूज़ करूँगा। सो व्हाट इज़ IR। IR शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस को। रीडिंग द बिग बैंग्स। अब बिग बैंग्स में आपको साइंस की बिग बैंग थियरी नहीं पढ़नी है। अब यहाँ पर जो बिग बैंग थियरी आप पढ़ेंगे वो IR की बिग बैंग थियरी पढ़ेंगे कि IR को एक सब्जेक्ट के रूप में कब से पढ़ा जाने लगा और क्यों इसे एक सब्जेक्ट के रूप में एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है। देन ब्रिंगिंग इन डिकोलोनियल अकाउंट। देखिएगा, 1950 के बाद ड्रास्टिक चेंज हुआ है अक्रॉस द वर्ल्ड कि बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इंडिपेंडेंट हो गई। मतलब कि पहले कॉलोनी थी ब्रिटेन, इटली, फ्रांस एंड जापान एट्सेट्रा कंट्रीज़ की। सो उपनिवेशवाद था, फिर वो उपनिवेशवाद 1950 के आसपास लगभग ज़्यादातर कंट्रीज़ से हट चुका था, जिसमें 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, हमारा प्यारा देश। तो उसी तरीके से अब हम देखते हैं कि IR के अंदर डीकोलोनियल अकाउंट्स को किस तरीके से पढ़ सकते हैं। देन अंडरस्टैंडिंग द जीनोलॉजी ऑफ IR डिसिप्लिन इन इंडिया, कि भाई IR का उद्भव इंडिया में किस प्रकार हुआ। क्या IR इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहते हैं, उसके रिलेशन प्राचीन भारत से जोड़कर देखे जा सकते हैं। क्या हम इसे महाभारत, रामायणा या फिर कौटिल्य जो मौर्यन एम्पायर था, अनेक जो एम्पायर थे, चोलास, साकास एट्सेट्रा, उनसे जोड़कर देख सकते हैं। तो ये बातें हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। एंड सेकेंड यूनिट में इंट्रोडक्शन टू IR थियरीज, IR की डिफरेंट जो थियरीज होगी उसे पढ़ेंगे, जिसमें रियलिज्म, न्यू रियलिज्म एट्सेट्रा पढ़ेंगे, लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एट्सेट्रा जैसी जो थियरीज़ है वो पढ़ेंगे। देन कॉन्सेप्ट्स होंगे कि पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, एम्पायर का कॉन्सेप्ट, इंटरनेशनल ऑर्डर क्या है, फिर फ्यूचर ट्रेजेक्टरीज एक्सप्लोर करेंगे, ग्लोबल IR, रिलेशनल टर्न। अब देखिएगा, ये एरा कैसा चल रहा है, मतलब कि अब दुनिया में क्या है, AI आ चुका है। अब AI के कारण क्या हुआ, रिश्ते जो है, रिश्ते वो कहते हैं ना कि ये रिश्ता दिलों का तोड़े ना टूटे,
तो अब ये जो एक देश का दूसरे देश से जो रिश्ता है ना वो और मजबूत हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है किससे? सोशल मीडिया से। अब देखिए इंस्टाग्राम की रील इंस्टाग्राम आप सब चलाते होंगे। पहले टिकटॉक था, भारत सरकार ने टिकटॉक को बैन कर दिया, अच्छा डिसीजन था। अब उनको एक ऑल्टरनेटिव मिल गया है इंस्टाग्राम रील्स। तो इंस्टाग्राम रील्स जब देखते हैं तो वहाँ पर आप सिर्फ अपने क्षेत्र तक, अपने देश तक तो सीमित नहीं रहते। आप उस इंस्टाग्राम रील्स में अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति, ब्रिटेन में बैठे हुए व्यक्ति और अलग अलग कंट्रीज़ में बैठे हुए व्यक्ति की जो रील्स है वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको उनके कल्चर के बारे में भी पता चल रहा है। और इन बहुत सारे ऐसे भी बात होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो किसी कंट्री के कंटेंट है उन्हें ब्लॉक कर देती है अपनी कंट्रीज़ में, एट्सेट्रा। ये सारी बातें जो है वो जुड़ी होती है इंटरनेशनल रिलेशन से। सो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को बेसिकली अगर एक सब्जेक्ट के रूप में देखें तो ये एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल साइंस से ही नहीं पूछा जाता। मतलब कि इसमें रिश्ते बनाने के लिए देखिए, दो कंट्री के बीच क्या चल रहा है? व्यापार। यहाँ पर क्या आ गया? इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ गई, ये भी दो कंट्रीज़ के बीच का व्यापार है। देन अब दो कंट्रीज़ के बीच का सेम कल्चर है, ये भी जुड़ गया, आईआर बन गया। अब सोसाइटी आ गई। देन पॉलिटिक्स की भाई ये गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट समन्वय मतलब कि तालमेल से काम कर रही है, तो भी आईआर आ गया। तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट यूनिट के साथ। फर्स्ट यूनिट देखिएगा व्हाट इज़ आईआर, इट्स कॉन्टेस्टेड ओरिजिन। अब यहाँ पर बेसिकली हम इस सब्जेक्ट का एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि व्हाट इज़ आईआर, रीडिंग बिग बैंग, ब्रिंगिंग डी कॉलोनियल अकाउंट, जो आपको मैं पहले समझा चुका हूँ, अंडरस्टैंडिंग द जीनोलॉजी ऑफ आईआर, डिसिप्लिन इन इंडिया, एट्सेट्रा। तो स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर आपका सेम ही रहने वाला है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य क्या है इस यूनिट को या फिर इस चैप्टर को पढ़ने का। देन इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ आईआर, कॉन्टेस्टेड ओरिजिन, व्हाट इज़ आईआर, स्कोप एंड नेचर ऑफ आईआर, देन इवेल्युएशन, 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस, रीडिंग बिग बैंग जिसमें हम वेस्टफालिया ट्रीटी जो 1648 में हुई थी वेस्ट जर्मनी में, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन जो मतलब कि एक मिथ बना रखा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये जो सब्जेक्ट है आईआर, वो स्टार्ट हुआ था वेस्टफालिया की ट्रीटी के बाद 1919 में, जब लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। उसके बाद ही मतलब कि लोगों ने इंटरनेशनल रिलेशन को जानना सीखा। तो यहाँ पर हम उस मिथ के गुब्बारे को फोड़ेंगे। देन मैनी शेयर्ड फैसेट ऑफ आईआर एट्सेट्रा पढ़ेंगे। देन ब्रिंगिंग इन डी कॉलोनियल अकाउंट जिसमें अलग अलग डी कॉलोनियल अकाउंट्स एंड जीनोलॉजी समझेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य से। देन कॉन्क्लूज़न एंड कुछ ग्लोसरी होगी जिसे आपको पढ़ना होगा, मतलब कि जैसे कि रियलिज्म वर्ड क्या है एट्सेट्रा। ये बेसिकली आप जब इस यूनिट को डिटेल में हम पढ़ेंगे, सो आप इस यूनिट को पूरा देखिएगा। आपको मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको एक एक टर्म अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। बाकी आपको वीडियो में बना रहना होगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वे लोग भी पढ़ पाए। क्योंकि एसओएल के स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादातर क्या होता है कि वो उनको संडे को क्लास मिलती है और उस क्लास में भी मतलब कि स्टूडेंट्स पढ़ नहीं पाते। अब एक टीचर बेचारा कितना जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करवा पाएगा। अब ये स्कूल का, नर्सरी का सिलेबस तो नहीं है कि टीचर को लगेगा कि ये तो एक दिन का सिलेबस है, मैं एक दिन में भी कवर करवा सकता हूँ और 10 दिन में भी। तो ये अब कॉलेज लेवल का है, आपको डिग्री लेवल का सिलेबस है तो कवर करवाने में समय लगता है। लेकिन एसओएल के स्टूडेंट्स को 10 से 12 क्लासेस मिलती है जिसमें पूरा सिलेबस कवर करना होता है। तो यहाँ पर हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे। डेली 1 से 2 वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा मैं। हिंदी में भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिएगा। द लेसन introduces students for understanding IR, the scope of IR and level of। बेसिकली आप यहाँ पर IR को समझेंगे, IR के यूरोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। देन इंडियन डिस्कोर्स को समझेंगे कि इंडियन परिप्रेक्ष्य से IR का क्या रिलेशन है। देन बहुत सारी बातें होंगी जो आप समझ पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में हम वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है पहले तो ये जान लीजिएगा।
अब इंटरनेशनल रिलेशन देखिएगा, भारत के रिश्ते अदर कंट्रीज़ के साथ कैसे है, तो वही संबंध हुए ना इंटरनेशनल रिलेशन। अब यहाँ पर किताबी ज्ञान में देखते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे कॉमनली IR कहते हैं, आर द स्टडी ऑफ हाउ नेशन स्टेट्स एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस interact in a wide range of subjects involving politics, economics, conflict and security। भाई इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसा एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसी स्टडी है जिसमें नेशन स्टेट या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि MNCs, TNCs एंड NGOs, ये जो नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स से लेकर, चाहे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और कॉन्फ्लिक्ट, सिक्योरिटी, सोसाइटी एट्सेट्रा को लेकर। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, जब जब मैं यहाँ पर स्टेट कहूँ तो स्टेट का मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं होगा, जैसे भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली एट्सेट्रा। मैं इस तरीके के स्टेट की बात नहीं करूँगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखिएगा, आप जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर स्टेट एक देश को दर्शाने के लिए कहा जाता है कि इंडिया इज़ अ स्टेट। जब हम पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं तो इंडिया को कंट्री के नाम से, यहाँ पर अलग अलग देशों को कंट्री के नाम से नहीं बताया जाता, यहाँ पर उन्हें सिर्फ एक स्टेट के नाम से बताया जाता है। ओके, देन द वेस्ट, आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया इन 1648 द करंट आयर लार्जली रिप्रेजेंट द वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। सो देखिएगा, अब यहाँ पर क्या है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप को भी छोड़ दे और दूसरे अदर सब्जेक्ट्स को देखें, जैसे कि पॉलिटिकल थियोरी को हमने पढ़ा था, तो ज़्यादातर प्रभाव किसका है इसमें? वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखिएगा, IR का जो उद्भव या शुरुआत है वो भी बताई जाती है कि वेस्टफालिया में एक ट्रीटी हुई थी, वहाँ से IR की शुरुआत हुई, वो हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। The non-Western world served as the colonized region, the passive subject and the students of superior West। So देखिएगा, हमेशा से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि भाई ये जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, जैसे कि एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया एट्सेट्रा। सो ये जो कंट्रीज़ है इन क्षेत्रों में, तो ये कंट्री तो बहुत ही पिछड़ी हुई थी और वेस्टर्न ने आकर, वेस्टर्न कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्री जैसे इटली, जापान, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इन लोगों ने आकर उन्हें एक सभ्य सिविलाइजेशन बनाया और वेस्टर्न कंट्री ही सुपीरियर है और ये तो मतलब कि कुछ भी नहीं है एट्सेट्रा, यही धारणाएं बनाई गई है। Even after extensive cultural and civilizational interaction, non-Westerners are not yet active collaborators in the discipline। तो आज भी, ये नहीं कि 1950 तक या 1990 तक, आज भी जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर पॉलिटिकल थियोरी या फिर अदर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें आप बोलबाला सुनेंगे किसका? वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, कि भाई हॉब्स नाम के एक स्कॉलर थे, उन्होंने एक बहुत विशाल, बहुत अच्छी एक थियरी दी, एक अप्रोच दी। देन आप मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे एंड मैकियावेली एट्सेट्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको कौन से स्कॉलर्स के बारे में ज़्यादा पढ़ने को मिलता है? वेस्टर्न स्कॉलर्स, वही सुपीरियर है, यही बताया गया है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे। अगर स्टार्टिंग करें कि व्हाट इज़ IR, अंडरस्टैंडिंग करें, इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस विच इज़ कंसर्न विद द रिलेशन अमंग नेशंस, the activities of non-actors like the United Nations, the International Monetary Fund, the World Bank, international non-governmental organizations like Amnesty International, Greenpeace, Human Rights Watch etc. So international relationship क्या है? ये एक ब्रांच है किसकी? पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल थियरी भी पॉलिटिकल देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है ना, एक बहुत बड़ा पेड़ है बरगद का, और उसके अंदर ना जो पत्ते उग रहे हैं ना, उसकी अलग अलग ब्रांचेस है। अब ब्रांचेस किस तरीके से देखिएगा, पॉलिटिकल साइंस को जब आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन इंटरनेशनल रिलेशन, देन आप ये पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल फिलॉसफी एंड इंडियन पॉलिटी एट्सेट्रा, ये सब जो आता है वो पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में आता है। अब बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशनशिप है क्या? सो इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो है वो रिलेशन है, संबंध है
अमंग नेशंस, अलग अलग कंट्रीज़ की एक्टिविटीज़ को लेकर, चाहे वो नॉन स्टेट हो। अब देखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आप देखते हैं, इसके लगभग 192 से 93 सदस्य कंट्रीज़ है। ओके, सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ। तो यूएनओ अलग अलग देशों को लाइक कोई अगर गरीबी में है, भूखमरी में है कोई कंट्री, तो उनको सहायता पहुंचाता है। अब यूएनओ को कौन फंड करता है? यूएनओ को अलग अलग कंट्रीज़ फंड करती है, इंडिया, अमेरिका, चाइना, देन यूरोपियन कंट्री एट्सेट्रा, वो फंड करती है। देन अलग अलग लाइक ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, जैसे कि एनजीओ आप सब जानते हैं। जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन किसी एक स्टेट में होती है, तो वैसे ही वर्ल्ड ऑर्डर में भी कहीं ना कहीं इंटरनेशनल एनजीओज होती है, तो वो सब इसके फील्ड में आता है, मतलब आईआर की फील्ड में आता है। आईआर ऑल्सो कंसर्न्स इंटरनेशनल सिक्योरिटी इशूज, फॉरेन पॉलिसी ऑफ वेरियस नेशंस, ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल टेररिज्म, दैट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एंड वेरियस अदर स्टडीज़। सो आईआर के अंदर और भी बातें आती है। अब हमने देखा यूएनओ एंड एनजीओज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो आईआर के अंदर दूसरी आती है इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जैसे कि अगर दो कंट्रीज़ के बीच युद्ध चल रहा है, जैसे रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं दूसरी कंट्रीज़ को भी प्रभावित करेगा। अब देखिएगा, बहुत सी कंट्रीज़ को यूक्रेन से ना गेहूँ एक्सपोर्ट किए जाते थे। अब वो कंट्रीज़ जिन्हें गेहूँ एक्सपोर्ट किए जाते थे, तो युद्ध के कारण क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुका पड़ा है, कहीं ना कहीं बाधित हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है इंटरनेशनल रिलेशंस पर। तो ये सभी कॉन्सेप्ट जो हैं यहाँ पर आकर जुड़ते हैं, कहाँ पर, आईआर से। International relations is a struggle for power among nations, writes H. Hans J. Morgenthau in his well-known book Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. So international relation क्या है? शक्ति के लिए एक संघर्ष है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इंटरनेशनल रिलेशंस इज अ स्ट्रगल ऑफ पावर फॉर पावर अमंग नेशन, अलग अलग कंट्रीज के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है। अब 1990 की तरफ आपको जाता हूँ मैं। 1960 से 90 तक क्या चला? कोल्ड वॉर, शीत युद्ध जिसे कहते हैं। तो शीत युद्ध में दो शक्तियों के बीच क्या चल रहा था? लड़ाई चल रही थी। वो लड़ाई खैर वर्ल्ड ऑर्डर तक नहीं पहुंची, वर्ल्ड ऑर्डर इन द सेंस कि वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं बढ़ी, वर्ल्ड वॉर 3 रुक गया कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर देखिएगा, दो शक्तियाँ किसके लिए लड़ रही थी? पावर के लिए। और दो शक्तियाँ कौन सी थी? यूएसएसआर एंड अमेरिका। अब यूएसएसआर ने क्या वॉर्सा पैक्ट बनाया था, जिनमें बहुत सारी कंट्रीज थी, लाइक रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, ईस्टर्न जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, अल्बानिया एंड बहुत सारी कंट्रीज थी। देन नेटो किसके द्वारा बनाया गया? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। और इसमें कौन सी कंट्रीज थी? यूनाइटेड स्टेट यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, पोर्चुगल, नॉर्वे, नीदरलैंड, लक्समबर्ग, इटली, आइसलैंड, फ्रांस एट्सेट्रा, बहुत सारी कंट्रीज थी। तो इसी तरीके से क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है? स्ट्रगल है पावर को लेकर। ये कौन कहते हैं? हंस जे मॉर्गेनथाउ। उनकी एक पुस्तक है जो उनके द्वारा लिखी गई थी, पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, कि भाई स्ट्रगल किसके लिए है? शक्ति और शांति के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स रियोन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को बताते हैं एक मैकेनिज्म जिसके सहारे कॉन्फ्लिक्ट होती भी है, मतलब कि लड़ाइयाँ होती भी है और उन लड़ाइयों को सुलझाया भी जा सकता है। एक ऐसा औजार है इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिनके द्वारा लड़ाइयाँ हो भी सकती है और लड़ाइयाँ सुलझाई भी जा सकती है। अब देखिएगा, यूएसए कितनी जगह पर इंटरप्शन करता है, जैसे कि अफगानिस्तान की पूरी व्यवस्था तहस नहस करने के पीछे किसका हाथ है? यूएसए का। इराक की जो व्यवस्था है उसे तहस नहस करने के पीछे किसका? अमेरिका का हाथ है। तो अमेरिका ने बहुत सी कंट्रीज़ की सहायता भी की है और उस सहायता के बदले बहुत सी कंट्रीज़ को डिस्ट्रॉय भी किया है। ओके, सो आपको बेसिकली अब समझ आ रहा होगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या। यहाँ पर अब हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं, अलग अलग जो स्कॉलर्स हैं उनके द्वारा अलग अलग डेफिनेशंस जो दी गई है उन्हें। प्रोफेसर चार्ल्स केल्चर डिफाइंस इंटरनेशनल रिलेशंस एज द रिलेशन अमंग नेशंस। सो ये बताते हैं कि अलग अलग देशों के बीच के रिश्ते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। हावेवर अ गुड वर्किंग डेफिनेशन, जब हम अच्छी डेफिनेशन के बारे में बताए तो हैरोल्ड एंड मार्गरेट स्प्राउट ने दी है कि द
international relation as those aspect of interaction and relation of independent political communities in which some elements of opposition, resistance or conflict of purpose or interest in present. मतलब कि इन्होंने बताया कि ऐसे एस्पेक्ट इंटरेक्शन के एक दूसरे से वार्तालाप के जहाँ पर लड़ाइयाँ, छोटे मोटे मुद्दे, छोटे मोटे विरोध सब आकर एक जगह पर मिलते हैं किनके, इंडिपेंडेंट कम्युनिटीज़ के. According to Hartman, international relations as a field of study is focused upon the process by which states adjust their national interest to those of other states. अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू हार्टमैन उनके हिसाब से क्या है कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें फोकस किया जाता है अलग अलग स्टेट्स को आपको पता है स्टेट इज इक्वल टू कंट्री वेन एवर वी स्टडी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट. सो देखिएगा, यहाँ पर स्टेट अपने अलग अलग जो इंटरेस्ट होते हैं वो किसी ना किसी कंट्री को बताने की कोशिश करता है, किसी ना किसी कंट्री पर थोपने की कोशिश करता है. जैसे कि अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए का मकसद क्या है, यूएसए का मकसद था कि कैपिटलिज्म को फैलाए दुनिया में, और उसने कई हद तक सक्सेसफुल भी रहा यूएसए. और दूसरा उसका मकसद था कि डेमोक्रेटाइजेशन करे, जो हम आगे पढ़ेंगे भी कि दुनिया में ना ज़्यादातर देश जो है वो लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक बन जाए एट्सेट्रा. ओके, देन स्प्राउट जो है ऑल्सो डिफाइंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज दोज एस्पेक्ट ऑफ द इंटरेक्शन एंड रिलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटीज इन विच सम एलिमेंट्स ऑफ अपोजिशन. ये सेम ही है जो हमने अभी पढ़ी. देन स्कोप एंड नेचर. अब स्कोप और नेचर की जब बात आती है तो ग्रेसन किर्क जो है वो 5 की एरियाज़ को बताते हैं आईआर के. 1947 में उन्होंने इनके की एरियाज़ को बताया, जिसमें पहला है द नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्टेट. लिख लीजिएगा आप अगर लिखना चाहे तो. देन द इन्फ्लुएंसेस ऑन द पावर. अब देखिएगा नेचर कैसा है और फंक्शनिंग कैसी हो रही है स्टेट की, एक तो वो बताया एस्पेक्ट उन्होंने. द इन्फ्लुएंसेस ऑन स्टेट पावर, कि भाई स्टेट की जो पावर है उस पर किसका इन्फ्लुएंस है. अब देखिएगा बहुत सी पावर ऐसी है जिन पर अलग अलग स्टेट्स का इन्फ्लुएंस है. अब देखिएगा अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान पर किसका इन्फ्लुएंस है, पाकिस्तान पर मिलिट्री इन्फ्लुएंस है. और अगर देखा जाए अदर कंट्री, बाहरी कंट्री का इन्फ्लुएंस, तो चाइना इन्फ्लुएंस करती है पाकिस्तान को उस तरीके से. देन द पोजीशन एंड बिहेवियर ऑफ ग्रेट पावर, कि आखिरकार उनकी पोजीशन क्या है और वर्ल्ड ऑर्डर में, वर्ल्ड स्टेज में आखिरकार क्या पोजीशन है उस कंट्री की. देन रीसेंट आयर राइज एंड द क्रिएशन ऑफ मोर स्टेबल इंटरनेशनल सिस्टम. अब क्या है कि अब उनकी कंट्री में किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्य कर रहे हैं, और वर्ल्ड ऑर्डर में उनका क्या मतलब कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या उनका स्टेबल है या नहीं. अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो मतलब कि देखा जाए तो उनका जो गवर्नमेंटल सिस्टम है स्टेबल नहीं है, स्थित नहीं है. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई मिलिट्री आती है. अगर मिलिट्री को सरकार पसंद नहीं आई तो मिलिट्री ने चेंज कर दी पूरी की पूरी सरकार को. तो उसी तरीके से ये स्टेबल अनस्टेबिलिटी भी देखी जाती है आईआर के कॉन्टेक्स्ट में. एट द 1948 पेरिस कॉन्फ्रेंस, सो 1948 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की, जिसमें बहुत से जो स्कॉलर्स थे had decided that IR would include subject like international politics, international organizations, administration and international law. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब IR के फील्ड में अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी जोड़ा जाना चाहिए. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर, ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर, इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सभी को यहाँ पर जोड़ा गया और इसे एक कॉम्प्रिहेंसिव और वाइड सब्जेक्ट का रूप दे दिया गया. देन कार्ल ड्यूच जो है वो आउटलाइन करते हैं बहुत से फैसेट्स को आईआर के. इट्स सब्जेक्ट मैटर सच एज स्टेट, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, पावर रिलेशन, ग्लोबल डिपेंडेंस एंड लिमिटेशंस, ग्लोबल प्रोसेस एंड ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबल चैलेंज रिलेटेड टू वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट, पॉवर्टी, रिफॉर्म्स एंड चेंजेस, आइडेंटिटी एंड मोर. सो देखिएगा कार्ल डच ने बहुत सारे मतलब कि फैसेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए आईआर की फील्ड में. अब यहाँ पर स्टेट क्या करता है, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब मैटर करता है आईआर में. ओके, देन चैलेंजेस. 7 elements were discovered by Vincent Barker in 1917. सो 7 एलिमेंट जो आईआर के थे वो
डिस्कवर किए गए थे आईआर के, किसके द्वारा? विंसेंट बार्कर के द्वारा 1970 के आसपास इंटरनेशनल रिलेशन की फील्ड में। वो 7 एलिमेंट्स कौन से थे? द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल पावर, पहला एलिमेंट। द रिसोर्सेज अवेलेबल टू एडवांस नेशनल इंटरेस्ट, द नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, द पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल लाइफ, the limits and control of national power, the foreign policies of one or more major powers, and periodically a small state, and the recent history of international events. So आप इन्हें जरूर नोट कीजिएगा। According to Baylis and Smith, the background of globalization has led to the inclusion of numerous new problems within the purview of IR. So globalization के बाद क्या है कि IR एक वास्ट सब्जेक्ट तो बना, लेकिन बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई। ह्यूमन राइट, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड जेंडर इश्यूज आर ऑल इंक्लूडेड इन दिस एरिया ऑफ आईआर। अब देखिएगा अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग कंट्रीज़ में गई। अब देखिएगा यूएसए और साउथ अफ्रीका का वेदर जो है टोटली डिफरेंट है। अब यूएसए ने क्या किया? यूएसए तो सक्सेसफुल डेवलप्ड कंट्री बन गया, तो यूएसए में जो कंपनीज प्रदूषण फैला रही थी उन कंट्रीज़ को भेज दिया डेवलपिंग कंट्री। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या आवश्यकता है? कुछ ऐसी कंपनीज़ की जो उन कंट्रीज़ के लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करवा सके। तो यही बात क्या हुई? अब दोनों का वेदर चेंज है, दोनों के जो वेदर में बहुत ह्यूज डिफरेंट है अफ्रीका एंड यूएसए के। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो एनवायरमेंटल इश्यूज थे वो खड़े हो गए। ह्यूमन राइट की यूएसए की कंपनीज़ ने बहुत कम पैसे दिए और बहुत सारा काम करवाया मज़दूरों से, कई मज़दूर मर भी गए, तो ह्यूमन राइट आ गया। देन बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स थी जो आईआर के इस परव्यू में आ गई। ओके, देन देखिएगा जो हम छोड़ रहे हैं, जो हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो आप ज़रूर पढ़िएगा, मतलब कि आप एक रीडिंग अपनी बुक से ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बेलिस एंड स्मिथ के द्वारा जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बताए गए, उनके अलावा भी जब बेलिस एंड स्मिथ है उन्होंने कुछ फीचर लाइक समराइज्ड किए हैं आईआर के। उसमें से पहला कौन सा है? नेशन स्टेट एज मेजर एक्टर, द एक्टिविटीज़ ऑफ नेशन स्टेट एज मेजर एक्टर रिमेन द प्राइम फोकस ऑफ द आईआर। कि भाई एक नेशन स्टेट की एक्टिविटी कैसी है। अगर हम पाकिस्तान की एक्टिविटी देखें तो पाकिस्तान ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहता है, तो उसी कारण क्या है पाकिस्तान पर ज़्यादा कंट्रीज़ जो है, ज़्यादातर कंट्रीज़ भरोसा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा हुआ है। जैसा कि अभी एससीओ समिट हुई थी गोवा में, तो हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर, तो उन्होंने पाकिस्तान के जो बिलावल भुट्टो आए थे अटेंड करने एससीओ मीटिंग, तो उन्होंने जो एस जयशंकर है, ये भी इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। तो एस जयशंकर ने क्या कहा? एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ तब तक बायलैटरल लाइक जो एमओयू है या फिर कोई भी वार्तालाप आगे नहीं बढ़ा सकते जब तक वो पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना ना छोड़ दे। और उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए थे बिलावल भुट्टो, वो एक प्रवक्ता है आतंकवादियों के, टेररिज्म के स्पोक पर्सन है। तो आपको वो एससीओ समिट के जो लाइक स्पीचेस हैं वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, और एससीओ समिट क्या है वो भी ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये सारा का सारा इंटरनेशनल रिलेशन फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। ओके, सो नेशन स्टेट एज अ मेजर एक्टर की नेशन स्टेट किस तरीके से कार्य करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स, आईआर के डिसिप्लिन में क्या हुआ कि 1980 के बाद से एक ड्रास्टिक चेंज आया। ड्रास्टिक चेंज इन द सेंस कि एमएनसीज, टीएनसीज एंड एनजीओज जो है वो आगे बढ़ाई जाने लग गई। एनजीओ के आने से क्या हुआ कि अलग अलग कंट्रीज़ पर अलग अलग एनजीओज ने दबाव बनाना स्टार्ट किया, जैसे कि ह्यूमन राइट को लेकर कि भाई इस कंट्री में ह्यूमन राइट को बहुत दबाया जाता है, प्रेस फील्ड को लेकर एट्सेट्रा को लेकर। तो इन्होंने भी अपना इन्फ्लुएंस जो है वो आईआर पर जमाना स्टार्ट कर दिया। अब बेसिकली पावर देखिएगा, पावर आईआर क्या है?
आईआर क्या है, एक संघर्ष है, स्ट्रगल है दो कंट्रीज़ के बीच पावर को लेकर। तो पावर तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा की फैक्टर रहेगा जिसे समराइज़ करना ज़रूरी है। तो हंस जे मॉर्गेंथो जो है उनकी फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। सो वहाँ पर वो बताते हैं इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रगल फॉर पावर। सो पावर के लिए ही स्ट्रगल चलता है, जैसा कि मैंने कुछ समय पहले आपको यूएसएसआर एंड यूएसए के बारे में बताया। फिर सिक्योरिटी, अब देखिएगा यहाँ पर हर कंट्री को अपनी सिक्योरिटी पसंद है। अगर इंडिया एंड चाइना के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि चाइना अगर इंडिया को छेड़ता है तो इंडिया छोड़ देता है। अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, वो चेंज हो चुके हैं ड्रास्टिकली 2014 के बाद। 2014 के पहले क्या हुआ करता था कि जब पाकिस्तान चाइना भारत पर अटैक किया करते थे तो भारत कहाँ जाता था, यूनाइटेड नेशंस में जाता था और कंप्लेंट करता था एक संस्कारी बच्चे के तरीके से। हालांकि संस्कार अभी भी है भारत में, लेकिन तब क्या करता था कि यूनाइटेड नेशंस में जाते थे भारतीय जो लोग थे और कहते थे कि भाई देखो पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलकर आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं भारतीय टेरिटरी में। लेकिन 2014 के बाद क्या हो रहा है कि भारत को अपनी सिक्योरिटी सर्वोपरि रखनी है। तो भारत ने एक नीति अपनाई है कि छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं। तो उसी नीति को आगे चलाया जा रहा है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना हो। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना को भी बहुत अच्छे से जवाब देना जानता है भारत और जवाब दे भी रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हो या एससीओ समिट्स में हो। सभी जगह भारत अपना जवाब एकदम सटीकता से देता है। तो सिक्योरिटी इज़ द प्राइम कंसर्न ऑफ ऑल नेशंस। सिक्योरिटी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी देशों के लिए। पीसफुल एंड सिक्योर इंटरनेशनल ऑर्डर इज ऑलवेज लिंक टू द notion that all sovereign entities should follow some amount of restriction on their independent actions relating to other। मतलब कि कहीं ना कहीं जो नेशंस हैं उनको दूसरे नेशन को भी ध्यान में रखते हुए अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो बनाना चाहिए। अब फॉरेन पॉलिसी भारत की सेम है। सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी जो हमने अभी बात की कि पहले क्या माना जाता था कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, यूएसए, रशिया, चाइना, मतलब कि ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है उनकी फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है अदर कंट्रीज़ पर। अब देखिएगा इंडिया भी एक इमर्जिंग पावर है। अगर साउथ एशिया में देखा जाए, एशिया में पर्टिकुलर एशिया कॉन्टिनेंट में देखा जाए तो दो बहुत बड़ी कंट्रीज़ है, पॉपुलेशन को लेकर भी और इमर्जिंग को लेकर भी, दोनों ही बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, चाइना और इंडिया। तो अब देखिएगा पॉपुलेशन में तो हालांकि इंडिया ने ओवरपास कर दिया है चाइना को, लेकिन अगर इमर्जिंग देखें तो भारत ने अब किसे पीछे छोड़ दिया है, ब्रिटेन को। तो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी यहाँ पर बहुत प्रभाव डालती है। पहले भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या थी कि अगर कोई अटैक करता था तो यूनाइटेड नेशंस में जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, छेड़ोगे तो छोड़ेगे नहीं। बहुत अच्छी पॉलिसी है, मतलब कि हम किसी से पंगा नहीं लेंगे, लेकिन अगर तुम लोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। दैन इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी। अब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी में कि आपके जो कंट्री है उसमें क्या आप अदर कंट्रीज़ की इकॉनमी को आने का अवसर देते हैं कि अलग अलग जो एमएनसीज एट्सेट्रा है वो भी एक रोल प्ले करती है कि क्या आप अदर कंट्रीज़ की जो ऑर्गेनाइजेशंस कंपनी है उन्हें आप अपनी मार्केट में एंटर करने देते हैं या नहीं। तो ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं आईआर में। देन ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण जिसे हिंदी में कहते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन है क्या, ग्लोबलाइजेशन एक टर्म है जो रेफर करती है इंक्रीजिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इकोनॉमीज, कल्चर एंड सोशल एक्टिविटीज़ अराउंड द ग्लोब बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड फ्लोज ऑफ कैपिटल, लेबर एंड इंफॉर्मेशन। सो देखिएगा भारत में क्या था, 1990 के आसपास भारत में ग्लोबलाइजेशन को एक्सेप्ट किया गया था। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ग्लोबलाइजेशन की सहायता क्या है, अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग कल्चर को जान पा रही है, अलग अलग लाइक जो फूड है वो जान पा रही है। अब अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ है कि अमेरिकन लोग जो है वो भी भारत के कल्चर को जानते हैं, और ग्लोबलाइजेशन के कारण ये हुआ है कि अमेरिका के कल्चर को भारतीय लोग बखूबी समझते हैं। तो यही ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली तो इंटरनेशनल रिलेशन में। देन इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, ड्रिंकिंग वाटर को लेकर, ग्लेशियर जो पिघल रहा है उसको लेकर,
जो फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं उसको लेकर जो इश्यूज बने रहते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल 1992, सो ये सारी मीटिंग्स होती रहती है अलग अलग कंट्रीज़ को लेकर। देन इंटरनेशनल टेररिज्म, कि टेररिज्म को तो सभी कंट्रीज़ ख़त्म करना चाहती है, हालांकि कुछ कंट्रीज़ है जो बढ़ावा देती है जैसे कि पाकिस्तान। तो टेररिज्म को लेकर इंटरनेशनल हेल्थ मेडिसिन, अब WHO आप जानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोविड पैंडमिक आई तो कैसे सभी कंट्रीज़ ने एक दूसरे की कहीं ना कहीं सहायता करने की कोशिश की। और कोविड-19 के अलावा भी बोला, N1H1 एट्सेट्रा बहुत सारी बीमारियाँ थी जो कहीं ना कहीं कंट्रीज़ ने मिलकर उसे सॉल्व करने की कोशिश की। अब इवेल्युएशन ऑफ IR इन एंशिएंट एकेडमिक डिस्कोर्स, कि IR का एंशिएंट जो माफ कीजिएगा, IR का जो एकेडमिक डिस्कोर्स है उसके बारे में जानते हैं। IR इज एन अप्लाइड एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन विद इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस। सो इंटरडिसिप्लिनरी है कहीं ना कहीं IR जो है वो अलग अलग डिसिप्लिन्स जो है, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोसाइटी, इन सब से जुड़ा हुआ एक सब्जेक्ट है। इट हैज़ रीसेंट हिस्टोरिकल बिगिनिंग, मतलब कि अभी ही स्टार्ट हुआ है 1648 और 1919 इसकी स्टार्टिंग बताई जाती है रिलेटिवली academic discipline में। Then the field of international relation aims to examine some of the most important issues of our time, including terrorism, issue related to climate change, human trafficking, migration and power, as well as evolving nature of international cooperation and conflict, diplomacy, power struggle and पार्टियन टॉपिक्स। सो अब देखिएगा IR की फील्ड क्या, वही जो हमने ऊपर चर्चा की कि टेररिज्म, इशू रिलेटेड क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब पॉपुलेशन, माइग्रेशन, पॉवर्टी, गरीबी, इन सभी से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है कौन, IR डिसिप्लिन। पीपल आर सेपरेटेड एंड लिव इन, अब देखिएगा, since its inception as a discipline, the study of IR has been seen variously level of analysis। तो इसे अलग अलग एनालाइज किया जाता है। अब IR को देखिएगा, IR के लिए एक उदाहरण दिया गया है इसको एनालाइज करने के लिए। पीपल आर सेपरेटेड एंड लिव इन वेरियस पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स। तो लोग अलग अलग है, रहते कहाँ पर है, किसी की कोई अलग कम्युनिटी है, किसी का कोई अलग ग्रुप है। These political groups come together to create a global system that includes many different countries। So अब ये जो political groups है, मान लीजिएगा कि भारत एक कम्युनिटी है, एक स्टेट है, अमेरिका एक कम्युनिटी है, एक स्टेट है, ब्रिटेन एक कम्युनिटी है, एक स्टेट है। अब ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है वो एक साथ आते हैं और एक ग्लोबल सिस्टम बनाते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का। स्टेट्स आर दस फॉर्मली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अब एक दूसरे से अलग अलग है स्टेट्स, हाउएवर दैट डज नॉट इम्प्लाई दैट दे आर आइसोलेटेड एक्टर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक आइसोलेटेड एक्टर्स है। इवन दो दे आर डिवाइडेड बाय फिजिकली बाउंड्रीज, दे स्टिल हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वन अनदर। हालांकि देखिए, बाउंड्रीज जो है अलग अलग स्टेट की अलग अलग हो सकती है, हालांकि उनकी मतलब कि अलग अलग तरीके से उनका कल्चर हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जब हम बात करते हैं IR की। देन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड एंड नॉन स्टेट एक्टर्स ऑल प्ले इक्वल रोल इन दिस फील्ड as it explains first cause of conflict and the necessity of preserving peace and international state। कि IR क्या है, पहले तो कॉन्फ्लिक्ट करवाता है फिर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता है। सेकंड है, इट सीक्स कॉम्प्रीहेंड द नेचर एंड एक्सरसाइज ऑफ पावर विद इन द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। तो पावर का जो कॉन्सेप्ट है उसे बढ़ाना चाहता है। थर्ड है, IR सीक्स टू कॉम्प्रीहेंड द इवॉल्विंग नेचर of state and non-state actors who are essentially players in the global systems decision making। Okay, then third, थ्री लेवल एनालिसिस जब करते हैं हम, तो उसमें वैन केनेथ वॉल्ट वो अपनी बुक पब्लिश करते हैं, मैन द स्टेट एंड वॉर इन 1959। सो उनके द्वारा एक बुक पब्लिश की जाती है, मैन द स्टेट एंड वॉर इन 1959। सो उन्होंने यहाँ पर 3 लेवल ऑफ एनालिसिस बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं बिहेवियर पैटर्न को बताने की कोशिश की है। सो इंडिविजुअल लेवल में जब देखते हैं, वॉल्ट कहते हैं कि द इंडिविजुअल लेवल इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस एंड दैट कॉन्फ्लिक्ट जनरली अराइज ड्यू टू द पैटर्न ऑफ ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर और ड्यू टू द पर्सनैलिटी ऑफ स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है कि वॉल्ट जो है वो स्टेट करते हैं, मतलब कि कहते हैं कि कहीं पर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसकी शुरुआत होती है एक
अकेले व्यक्ति से, एक इंडिविजुअल से, चाहे वो एक मान लीजिएगा क्या पता हीरो हीरोइन है या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर है या फिर कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है एट्सेट्रा, पहला लेवल इंडिविजुअल लेवल होता है। अब देखिएगा यूक्रेन और रसिया वॉर को अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन में जेलेंस्की जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, वो अड़े हुए हैं कि हम वॉर को नहीं रोकेंगे। और रशिया में कौन है? पुतिन, व्लादिमीर पुतिन। और पुतिन कोई कच्ची गोलियां नहीं खेल चुके, वो बहुत ही अच्छे से जानते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, फॉरेन पॉलिसी को। अमेरिका ने कितने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पर, फिर भी उन्हें पता है कि किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़नी है, क्योंकि यूएसएसआर का सक्सेसर है रसिया। और ये जो यूक्रेन है वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इसको हारना निश्चय है। तो यहाँ पर कौन है? पर्सनैलिटीज़, इंडिविजुअल्स है। इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहे हैं। रशिया और यूक्रेन का जो एग्जांपल हमने देखा। अब बात आती है स्टेट लेवल की। अब स्टेट लेवल में द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इज एग्जामाइंड, प्लीज इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड नॉइज को। द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इज एग्जामाइंड इन द सेकेंड स्टेज ऑफ इमेज। सो सेकेंड स्टेज में हम स्टेट को देखते हैं। अब स्टेट देखिएगा, कोई ऐसा स्टेट है जो आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो उसके बाद क्या होगा? स्ट्रगल होगा, संघर्ष होगा, लड़ाई होगी। जैसे कि हम बात करते हैं लाइक पाकिस्तान की ही कॉमन सी बात करते हैं। पाकिस्तान क्या करता है? आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो उसके कारण क्या होता है? वो आगे बढ़ती है बात एंड लड़ाई होती है। चाहे वो लादेन हो जो अमेरिका द्वारा मार गिराया गया था, या फिर कोई अदर आतंकवादी संगठन हो। अब देखिएगा स्टेट लेवल की जो पॉलिटिक्स होती है वो सभी जगह प्रभाव डालती है, रिलीजन पर, कस्टम पर, हिस्ट्री पर, इकोनॉमी पर, ज्योग्राफी पर, कैरेक्टरिस्टिक्स पर, एट्सेट्रा पर। अब देखिएगा पाकिस्तान में जो हिंदुओं की स्थिति है वो बहुत ही बेकार है। अब कहीं ना कहीं ये स्टेट जो है वो प्रभाव डाल रहा है भारत पर। भारत में हिंदू बहुल है, हिंदू बहुल एक देश है। हालांकि भारत में किसी एक पर्टिकुलर धर्म को फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी भारत में बहुत सारे हिंदूज रहते हैं। तो भारतीय गवर्नमेंट पर जो हिंदू कम्युनिटीज़ है वो दबाव डालती है कि भाई हमारे ही कम्युनिटी को पाकिस्तान में दबाया जा रहा है, तो आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे। तो कहीं ना कहीं स्टेट लेवल में ये जो हिस्टोरिकल, कल्चरल, रिलीजन प्रभाव भी देखा जाता है। देन लास्ट होता है, वेट कीजिएगा, democratic nation acts a certain way of refrain from conflict, while capitalist and socialist nation exhibit various attitudes and behaviors to ally with others. So अब देखिएगा डेमोक्रेटिक नेशन क्या है? वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, जैसे कि यूएसए कैपिटलिस्ट हो गया, सोशलिस्ट में आ गए ये रशिया वगैरह, तो ये कंट्रीज़ क्या करते हैं? कहीं ना किसी जगह पर लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश करते रहते हैं। और इंटरनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट टाइप ऑफ मशीनरी में लीड टू वॉर एंड अनस्टेबल गवर्नमेंट। ओके, सो फेलियर ऑफ इंटरनल डेमोक्रेटिक, मतलब कि अगर किसी कंट्री में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है देन वहाँ पर कहीं ना किसी प्रकार से स्ट्रगल हो सकता है। अब यूएस को देखें तो यूएस की इन्वॉल्वमेंट अदर कंट्रीज़ में थी, जैसे कि इराक में कोई डेमोक्रेटाइजेशन नहीं था, और यूएस हमेशा से क्या चाहता है कि जो कंट्रीज़ है उनको डेमोक्रेटिक बनना चाहिए। सो वो भी इंटरफेयर करता है। देन सिस्टम लेवल ऑफ एनालिसिस, द ग्लोबल लेवल सिस्टम इज एक्समाइंड बाय सिस्टम लेवल एनालिसिस, स्पेसिफिकली हाउ द ग्लोबल पैटर्न अफेक्ट्स state's attitude to comprehend state directive world examine the anarchic character of the international system. So ये anarchic आप जानते हैं, मतलब कि chaos वाला एक सिस्टम जहाँ पर कोई हायर अथॉरिटी ना हो और लोग जो है इंडिपेंडेंस है अपने निर्णय लेने पर, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, इन्हें एनार्किक जो कैरेक्टर होते हैं वो कहा जाता है। अब सिस्टम देखिएगा कि वर्ल्ड ऑर्डर पर कोई भी कंट्री किसी का भी ना सुने, किसी को भी ना देखे, कोई सिस्टम ही नहीं है। सब कंट्री अपने हिसाब से चले, अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने हिसाब से बनाए, वैसे बनानी चाहिए, लेकिन दूसरी कंट्री के बारे में ना सोचे, तो फिर यहाँ पर केओस होने की संभावना बढ़ जाती है। अब रीडिंग द बिग बैंग, सो Hans de Morgenthau believed and wrote in his book Politics Among Nations that the Treaty of Westphalia brought the religious wars in Europe to an end and made the territorial state the
कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न स्टेट सिस्टम। तो यहाँ पर हंस जे मॉर्गेंथु जो है वो मानते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक में भी ये लिखा है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, कि जो वेस्टफालिया 1948 में ट्रीटी हुई थी वेस्ट जर्मनी में, तो उसी के कारण बेसिकली क्या हुआ कि जो रिलीजियस वॉर चल रही थी यूरोप में वो ख़त्म हो गई, और इसी को एक मतलब कि नींव मानी गई है कि आईआर जो है वो यहीं से पढ़ना और पढ़ाना स्टार्ट हो चुका था। और सेकंड बताया जाता है 1919 में जो लीग ऑफ नेशंस बना था, लीग ऑफ नेशन को फिर बाद में जाके यूनाइटेड नेशन बना दिया गया। सो लीग ऑफ नेशन को बताया जाता है कि यहाँ से सेकंड जो आगे बढ़ा ये वो यहीं से हुआ, लाइक आईआर का जो आईआर डिसिप्लिन आगे यहीं से बढ़ी। हाउएवर मतलब कि ज़्यादातर जो बताया जाता है कि 1648 और 1919 ने बहुत प्रभावित किया है करंट डे मॉडर्न आईआर को। अब हम आते हैं द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया बिकेम अ माइलस्टोन, कि भाई जो ट्रीटी वेस्टफालिया की थी वो माइलस्टोन बन गया, जिसे हम बिग बैंग थियरी के नाम से पढ़ते हैं आईआर की। बेसिकली आईआर की बिग बैंग थियरी में हम 1919 ये दो टर्म याद रखिएगा, और दो सन जो है 1919 लीग ऑफ नेशन का गठन, और 1648 वेस्टफालिया की ट्रीटी यूरोप में हुई थी वेस्ट जर्मनी। ओके, सो इन दो टर्मिनोलॉजी को बिग बैंग ऑफ आईआर माना जाता है। ब्रिटिश हिस्टोरियन और जर्नलिस्ट भी थे E.H. केर डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन रियलिज्म एंड यूटोपियनिज्म इन हिज बुक द 20-year क्राइसिस 1939। अब 1939 में वो कहीं ना कहीं अंतर करते हैं रियलिज्म और यूटोपियनिज्म के बीच। अब यूटोपियनिज्म एंड रियलिज्म क्या होता है वो जब हम थियरीज पढ़ेंगे आईआर की उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको जितना जानने की आवश्यकता है, वो कहते हैं ना जितनी भूख हो उतना ही खाओ, अगर अधिक खा लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बताते हैं E.H. Carr employed realism that underlines Machiavelli's work as his starting point for IR. सो कैर जो है वो कहीं ना कहीं मैकेवली के द्वारा जो रियलिज्म को लेकर थियरी दी गई है उसके बारे में बात करते हैं अपनी पुस्तक में। ही ऑल्सो इंसिस्टेड दैट हिस्ट्री इज अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट कैन बी एक्सपोचुलेटेड थ्रू इंटेलेक्चुअल एज वेल एज सेल्फ सर्विंग मीन्स। सो वो मानते थे कि हिस्ट्री एक ऐसी चेन है जो अलग अलग समय के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। अब देखिएगा, हिस्ट्री को अगर आप पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री को अगर बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री में जानते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं ये जो वेस्टर्नर्स है, वेस्टर्न स्कॉलर्स जो है वो उस हिस्ट्री की स्टार्टिंग करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 से। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 के बीच जो थी वो कॉलोनियलिज्म चल रहा था। कॉलोनियलिज्म मतलब कि जो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो अलग अलग गरीब कंट्रीज़ को, पुअर कंट्रीज़ को अपनी कॉलोनी बना रही थी, अपना उपनिवेशवाद बना रही थी। ये अलग टर्मिनोलॉजी है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच यही चला। देन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो कोल्ड वॉर 1960 से बेसिकली 1960 से 1991 तक 1991 तक चलता रहा, और उसके बाद क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया। तो हिस्ट्री क्या है, एक चेन है जिसमें इवेंट्स की जो बदलते रहते हैं, और इन इवेंट्स को चर्चा करने के लिए एक्सपोचुलेटेड का मतलब है चर्चा, तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स की आवश्यकता होती है जो इनके बारे में जानते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज दैट पॉलिटिक्स प्रोड्यूस पैरेक्सिस नॉट थियरी। फाइनली मोरलिटी एंड एथिक्स हैव नो बेयरिंग ऑन पॉलिटिक्स। ओके, देन अब ये देखिएगा, रियलिज्म यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली समझा दिया गया है। रियलिज्म एक्सप्लेन करता है पावर को, कि भाई आईआर का इन टर्म्स ऑफ पावर, आईआर की पावर क्या है रियलिज्म में आप जानने को मिलेगी आपको। आइडियलिज्म आपको बताएगा कोऑपरेशन एंड पीस के बारे में। कंस्ट्रक्टिविज्म बताएगा सोशलाइजेशन, लॉजिक ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। अब कॉन्टेस्टेशन ओवर द आइडिया ऑफ बिग बैंग ओरिजिन ऑफ आईआर। सो यहाँ पर कॉन्टेस्टेशन है आईआर को लेकर। वाई डू टीचर्स, कि हमेशा से ही हमें जो हमारे शिक्षक है या फिर कॉलेजेस है, स्कूल्स है, वहाँ पर हमें ये क्यों बताया जाता है भाई कि वेस्टफालिया की जो 1648 की ट्रीटी थी वहाँ से आईआर का उद्भव हुआ, और आईआर की डिस्कशन में हमें रियलिज्म, लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म ही क्यों पढ़ाया जाता है, और हमें क्यों ज़्यादातर
मतलब कि ये बताया जाता है कि वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज़ ने ही आईआर को ढूंढा। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और कोल्ड वॉर तक ही क्या आईआर है, तो इन्हीं सब जवाबों को जानने के लिए हमें इसे पढ़ना होगा। ऑल द यूरोपियन formulas of peace and conflicts and statecraft can't be applied universally. Regions like Africa, Latin America, or South Asia. For example, the US has adopted isolationism in certain times, proactiveness in the next, and withdrawal in a certain phase, while India had adopted non-aligned at a certain time, proactive equitendence at a certain time. So देखिए बेसिकली क्या है कि यूनिवर्सली यूरोप का फार्मूला, वेस्टर्न फार्मूला आप पूरी दुनिया पर नहीं थोप सकते, क्योंकि अलग अलग रीज़न है, लाइक अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, साउथ एशिया है, इनके कल्चर अलग है, ट्रेडिशन अलग है। एंड दूसरी बात ये है कि यूएसए खुद भी आइसोलेशन में रहा था। 1717 के आसपास तक आइसोलेशन में रहा था यूएसए। वर्ल्ड वॉर 1 जब आप पढ़ेंगे तो क्यों यूएसए आइसोलेशन में रहा था, क्यों इसने अपने ऊपर कार्य किया, यूएसए भी एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की, ये भी आपको जानना चाहिए एटसेट्रा। ओके, अ लॉट हैज़ चेंज इन द स्कोप ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ आईआर। सो बहुत कुछ बदलाव आए हैं आईआर की जुरिडिक्शन में। अब लोग क्या है कि लोग इसे बायपोलरिटी के नज़रिए से नहीं देखना चाहते और इसे प्लुरलिटी के हिसाब से देखना चाहते हैं कि वेस्टफालिया की ट्रीटी से ही आईआर स्टार्ट नहीं होता। दुनिया में बहुत से अलग अलग ऐसे इवेंट्स हुए होंगे जहाँ पर आईआर की स्टार्टिंग हुई। सो यहाँ पर देखिएगा वेस्टफालियन कॉन्सेप्ट जो है वो सोवरेनिटी स्टेट सेंट्रिक है और फोकस करता है ग्लोबलाइजेशन पर और 2 ग्रुप एक्टर्स पर। पहला ग्रुप है मल्टीनेशनल कंपनीज का, जो वर्ल्ड को, अलग अलग स्टेट्स को मार्केट फॉर प्रोडक्शन, मतलब मार्केट के रूप में देखता है प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। और दूसरा है अदर जो ट्रांजिशनल एक्टर्स है, जैसे कि फंडामेंटल राइट के लिए आवाज़ उठाने वाले एनजीओ वगैरह। ओके, देन लेट्स बर्स्ट द मिथ ऑफ वेस्टफालिया। अब ये जो वेस्टफालिया मिथ का गुब्बारा है उसे अब फोड़ते हैं। द टाइम हैज़ अराइव टू, अब लोगों ने पता क्या, लोगों ने अलग अलग बुक्स पढ़ना स्टार्ट की, लोगों ने जानने की कोशिश की ग्लोबलाइजेशन के बाद। तो उन्हें कहीं ना कहीं पता चला कि ये जो हम पर एक हिस्ट्री थोपी जा रही है यूरोपियंस की, वेस्टर्नर्स की, वो हमारी हिस्ट्री तो है नहीं। तो अब हमें इस मिथ को तोड़ना होगा कि भाई जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध या इंटरनेशनल रिलेशंस है वो सिर्फ यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज से ही स्टार्ट हुआ। तो कहीं ना कहीं स्कॉलर्स ने इन पर काम करना स्टार्ट किया कि ये वन डायमेंशनल और ये जो दोगलापन है वेस्टर्न्स का, दोगलापन वर्ड बढ़िया रहेगा, कि यूरोपियंस और वेस्टर्नर्स का जो दोगलापन है कि वही सुपीरियर है और बाकी सब तो बहुत पिछड़े हैं, ये अब नहीं चलेगा। अब हमें नॉन वेस्टर्न जो प्लूरलिस्ट थियोरिटिकल अप्रोच है वो प्रस्तुत करनी होगी दुनिया के सामने और लोगों को जानना होगा उनकी रियल हिस्ट्री को। आईआर इज कंस्ट्रक्टेड एज अ डिसिप्लिन डीलिंग विद स्टेट्स इन वर्ल्ड वेयर स्टेट्स आर सोल एक्टर्स। सो आईआर कहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया था, एक ऐसी डिसिप्लिन के रूप में या जो डील करेगा स्टेट के सोल एक्टर होने पर। द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ द आईआर वॉज कन्फाइंड ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ यूरोपियन कोलोनियल पावर लाइक फ्रांस, अफ्रीका, इटली, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन। सो आईआर को कहाँ तक सीमित रखा, उन पावर्स तक, कोलोनियल यूरोपियन की कोलोनियल जो पावर थी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन तक, और उनकी एक्टिविटीज़ को ही दुनिया पर थोप दिया गया। और फिर जब कॉलोनी आज़ाद हुई तो 1950 के बाद क्या हुआ, लाइक यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया। सो उस कोल्ड वॉर के बाद के मूवमेंट को बताया गया आईआर में एटसेट्रा। देन अब मैनिफेस्टेड ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़ के बारे में बात करते हैं आईआर के। इन द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ अनरेस्ट्रिक्टेड टोटल सॉवरेनिटी डिड नॉट रिमेन स्वे फॉर लॉन्ग आइदर नेशनली और इंटरनेशनली। सो अब देखिएगा जो बोलबाला था यूरोपियंस का, वेस्टर्नर्स का, कि उनकी ही जो प्रायोरिटी है, उनकी अप्रोच है वो सुपीरियर है, उसका अब बोलबाला नहीं रहा है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों ने कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की। अब पावर जो है वो मोनार्की एंड गवर्निंग क्लासेस वर सेवरली कर्टेड बाय द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी के आने के बाद क्या हुआ, डेमोक्रेसी आप सब जानते हैं, लोकतंत्र।
तो लोकतंत्र के आने के बाद क्या हुआ, जो मोनार्की प्रजातंत्र था वो अपनी जो शक्ति थी वो खोने लगा। द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स ब्रिंग अ लिमिट ऑन द आइडिया दैट माइट मेक राइट इन, मतलब कि लोग जो इंटरनेशनल रिलेशंस थी वो सामने आई। अब अलग अलग स्टेट्स जो थे वो एक दूसरे पर निर्भर हो गए और इससे क्या हुआ कि दुनिया और भी आगे बढ़ने लग गई और अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे यूनाइटेड नेशन, नेटो, आसियान एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन यूनियन और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसने कहीं ना कहीं प्रभावित किया और ये जो वेस्टफालियन ट्रीटी या का IR का जो ये मिथ है उसे बस्ट करने की कोशिश की। Despite existential threat from a variety of sources, nation states won't go away from the main discussion in IR। हालांकि देखिएगा जब नेशन स्टेट्स है वो IR के बारे में चर्चा करते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है डेवलप्ड कंट्री की ओर से। कहीं ना कहीं बताया जाता है कि ये तो प्रोपेगेंडा है, ये झूठी बातें हैं एट्सेट्रा। मतलब कि कोई स्कॉलर मानिएगा अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में IR लिख रहा है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के IR को प्रस्तुत करता है लोगों के सामने तो बहुत मतलब कि डिफ़िकल्टीज आती है। इंस्टेड दे विल कोएग्जिस्ट विद नॉन सेवरन एंटिटीज दैट आर मोर पावरफुल देन एवर बिफोर। मतलब कि MNC, NGO, TNC, टेररिस्ट ग्रुप, रीजनल एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एट्सेट्रा। देन ब्रिंगिंग इन डिकोलोनियल अकाउंट्स। तो अब देखिएगा 1950 के बाद क्या हुआ कि हम पहले से ही बताता रहा हूँ कि 1950 के बाद ज़्यादातर कंट्रीज़ क्या हुई, इंडिपेंडेंट हो गई। जो बोलबाला था USA का, ब्रिटेन का, वो हट चुका था। अब इन कंट्रीज़ ने सोचा कि भाई अब ये तो चले गए हैं तो अब हमारी जो रियल हिस्ट्री है उसे हमारे स्टूडेंट्स के साथ हमारी जो जनरेशन्स है उनके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। तो रियलिज्म, लिबरलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म कैन नॉट पॉसिबली बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल द नेशन स्टेट्स विच इमर्ज ड्यूरिंग द डिकोलोनाइजेशन। कि जो ये रियलिज्म, लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म की यूरोपियन और वेस्टर्न अप्रोच है, थियरीज है, वो पूरी दुनिया पर हम क्यों एक्सेप्ट करें, क्यों इन्हें एक्सेप्ट करें जब हमारी कल्चर, हिस्ट्री और ट्रेडिशंस अलग है। इसी तरीके से फिर आचार्य एंड बुजान जो 2010 में अपनी पुस्तक लिखते हैं, आचार्य 2011 में, वो कहते हैं कि व्हेन कंसिडरिंग द आइडिया दैट हैव शेप्ड IR थिंकिंग वी ऑलवेज इन्वेस्टिगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ Thucydides, Machiavelli, Hobbes, Locke, Kant, but we certainly ignore what Ashoka, Kautilya, Sun Tzu, Ibn Khaldun, Nehru, Rolf Prebliss, Franz Fanon and many other from developing world had said। So देखिएगा ये कहते हैं आचार्य और बुजान अपनी पुस्तक में, अलग अलग पुस्तक लिखी गई इनके द्वारा। तो वो कहते हैं जब हम IR को पढ़ते हैं तो हम Thucydides, Machiavelli, Hobbes, Locke, Kant के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन इस IR के अंदर ही हम अशोका द ग्रेट, कौटिल्या, सुन जू, इब्न खालदून, नेहरू, रॉल्फ प्रेब्रिज, फ्रेजन फैनन, इनको क्यों भूल जाते हैं और इनके बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। एंड इसीलिए जो IR का कॉन्सेप्ट है उसे प्लूरलिस्ट करना चाहिए, क्योंकि अभी देखें तो मोनोपली किसकी है, इसकी वेस्टर्न वर्ल्ड की, यूरोपियन वर्ल्ड की मोनोपली है ज़्यादातर सब्जेक्ट्स पर, तो इसे कहीं ना कहीं प्लूरलिस्ट करना होगा। रिफ्लेक्टिंग ऑन द सब्जेक्ट अमिताभ आचार्य 2014 में कहते हैं wrote that the discipline of international relation does not reflect the voices, experiences, knowledge, claims and contribution of the vast majority of society and states in the world and often marginalize those outside the core countries of the west countries। So अब देखिएगा अमित आचार्य 2014 में अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि जब हम IR डिसिप्लिन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें जितनी भी वॉइसेस, एक्सपीरियंस, नॉलेज, क्लेम्स एंड कंट्रीब्यूशन देखा जाता है तो वो ज़्यादातर देखा जाता है कि वेस्टर्न्स ने ही किया है और निगलेक्ट करता है, मार्जिनलाइज्ड समझता है नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ को, कोई भी डिसिप्लिन को अगर पढ़े। रेनगर 2015 में आइडेंटिफाइड करते हैं रेलेवेंट पॉइंट इन फेवर ऑफ प्लूरलिज्म। ही सेड दैट इफेक्टिव मीन्स ऑफ एनकरेजिंग डायलॉग्स अक्रॉस अप्रोचेज इज़ रिक्वायर्ड। कि भाई अब जो इफेक्टिवनेस के साथ अलग अलग अप्रोचेस जो है, प्लूरलिस्ट अप्रोचेस है, उसकी आवश्यकता है। ही सेज दैट द स्ट्रिक्ट रिजिड पेट्रोलिंग ऑफ वेस्ट ऑन द थियोरेटिकल डिबेट्स नीड्स रैशनलिस्ट
रैशनलिस्ट मतलब कि अब मतलब कि तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। जो प्रोपेगेंडा चलाया गया है यूरोपियंस का या अमेरिकन्स का, वो ख़त्म करना चाहिए। और थर्ड वर्ल्ड जो है उनके स्कॉलर्स को भी इम्पैथेटिकली सामने आकर अपनी जो हिस्ट्री है उसे सामने लाना चाहिए। दस इट हैज़ बीन क्लियर दैट वी आर मेकिंग अटेम्प्ट टू कोडिफाई एंड थियरीज आवर पर्सपेक्टिव ऑफ भारतीय दर्शन इन इंडिया। सो भारतीय दर्शन एक एक कॉन्सेप्ट चलाया गया है भारतीय सरकार द्वारा, जिससे क्या है कि भारत की जो रियल हिस्ट्री है, भारत की जो रियल थियरीज है, उन्हें अब प्रस्तुत किया जाएगा स्टूडेंट्स के सामने। अंडरस्टैंडिंग द जिनोलॉजी ऑफ इन आईआर डिसिप्लिन इन इंडिया। आईआर डिसिप्लिन के जिनोलॉजी को समझते हैं इंडिया के कॉन्सेप्ट ने। वी सर्टनली नो दैट द वेस्टर्न थियोरेटिकल फ्रेमवर्क और ऑफ आईआर ओवरलुक्स इंडियन एंड अदर टर्म्स ऑफ विच दे कॉम्प्रिहेंड द वर्ल्ड। सो हम जानते हैं कि जो आईआर डिसिप्लिन है उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस और थर्ड वर्ल्ड को इग्नोर किया गया है यूरोपियंस और वेस्टर्नर्स के द्वारा। Although when we look back to our academic research on theorizing IR, we find all Indian IR scholars are from West, outside or belong to Anglo-American Academy. So जब हम अपनी IR को पढ़ते हैं, चाहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी क्यों ना पढ़े, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ज़्यादातर जो स्कॉलर्स है जिन्होंने इंडियन इंटरनेशनल रिलेशन फील्ड को लिखा है या डिसिप्लिन को लिखा है, तो उसमें ज़्यादातर कौन से हैं? फ्रॉम वेस्ट, या तो वो वेस्ट पश्चिमी देशों से है, एंग्लो अकेडमी के अमेरिकन है, या फिर उनकी जो अकेडमिक पढ़ाई जो हुई है वो कहाँ पर हुई है? अमेरिका में। तो द अकेडमिया ऑफ एंग्लो अमेरिकन हैज़ हेजिमनी ऑफ आईआर थियरिंग, इंडिया हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द पब्लिकेशन एंड रिसर्च इन दिस एरिया। तो इंडिया को मतलब कि पब्लिकेशन और रिसर्च के लिए लिमिट कर दिया है कि ज़्यादा सर्च ना कर पाए इंडिया। नीड फॉर इंडियन इंडिजिनस आईआर थियरी। लेट अस try to understand why India is searching for identifying in a world order based on indigenous। अब इंडिया क्यों भाई दुनिया के सामने अपनी हिस्ट्री प्रस्तुत करना चाहता है? तो इंडिया के पास हिस्ट्री है तो प्रस्तुत करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो इंडिया के पास है हिस्ट्री। तो जब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन नॉलेज में आप देखते हैं तो भारत को क्या बनना है? पहले भी भारत क्या था? विश्व गुरु, ग्लोबल पावर। यहाँ पर देखिएगा कि भाई विश्व गुरु का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में है। भारत किसी पर डोमिनेशन मतलब कि अपना प्रभुत्व नहीं जमाना चाहता, भारत डोमिनेट नहीं करना चाहता, लेकिन वो ग्लोबल पावर के रूप में खुद भी एक इमर्जिंग पावर बनना चाहता है। डेफिनेटली कॉन्टेम्पररी पॉलिटिकल चेंज डायरेक्ट्स अस टू थिंक फ्रॉम द लेंस ऑफ स्वदेशी एंड स्वधर्मा। मतलब कि यहाँ पर देखिएगा अलग अलग तरीके की जो फिलॉसफी है उनको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इन इंडियन ट्रेडिशन देयर इज़ अ डर्थ ऑफ रिटर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री विद क्रोनोलॉजी। अब क्या बताया गौतम जो एक स्कॉलर है इंडियन, वो कहते हैं कि जब आप इंडियन ट्रेडिशंस को, इंडियन हिस्ट्री को जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर इतनी सारी रिटर्न हिस्ट्री पड़ी है कि जब आप इस पर रिसर्च करोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। शिवशंकर मेनन जो है वो पॉइंट आउट करते हैं, इंडिया सपोसेडली इनकोहेरेंट स्ट्रेटेजिक अप्रोच इज़ अ कॉलोनियल construct, as is the idea of Indians somehow forgetting their history and needing to be taught it by Westerner who retrieve it। So अब देखिएगा इंडिया की हिस्ट्री बहुत रीच है, कल्चरल बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि इंडिया अपनी हिस्ट्री को भूल रहा है, फॉरगेटिंग देयर हिस्ट्री। एंड अगर पढ़ाई भी जा रही है तो वेस्टर्नर के द्वारा पढ़ाई जा रही है जो इंडियन हिस्ट्री को कमतर रखते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि खुद को पढ़ने की आवश्यकता है। द रिसर्च ऑन इंडियन कल्चर एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑन आईआर कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द रूलिंग ऑफ द मौर्याज, पालास एंड चेड्डी डायनेस्टी। तो इंडिया का आईआर कहाँ से जोड़कर देखा जा सकता है? मौर्यन, पाला एंड चेड्डी डायनेस्टीज से। देन कौटिल्य यूजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। सो कौटिल्य ने भी, कौटिल्य को देखिएगा 3 नाम से जाना जाता था। उनका रियल नेम था विष्णुगुप्ता। उन्हें कौटिल्य और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। उनके द्वारा 2 प्रोमिनेंट बुक्स लिखी गई है, अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। आपको कौटिल्य के बारे में बताया गया। कौटिल्य किसके दरबार में थे? कौटिल्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और उनके समकालीन किन्हें कहा जाता है? मैगथनीज को। मैगथनीज के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? इंडिका। ओके।
कौटिल्य क्या क्लेम करते हैं, डेट यूजिंग ऑथोरिटी वाइजली कैन लीड टू हैप्पीनेस, कि आप अगर अपनी शक्ति अपनी पावर को बहुत ही दिमाग से अच्छे से यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपके देश में खुशियाँ आएगी. ही एड्स दैट कंटेनमेंट इज़ अ साइन ऑफ इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी. वो कहते हैं कि कंटेनमेंट जो है वो एक साइन है इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी का, विच इज़ बेस्ड ऑन राइटनेस, मतलब कि धर्म के आधार पर बेस है. इंटरनल स्टेबिलिटी इंट्रोड्यूसेस न्यू आइडियाज एंड इन डिटरमाइनिंग वंस प्लेस इन द वर्ल्ड. Kautilya's Mandela theory distinguishes between Vijigishu, the righteous king. So यहाँ पर दो राइवलरी के बारे में बताते हैं. एक विजिगिशु है जो राइटियस किंग है एंड हिज फ्रेंड्स, मतलब कि दो अलाई थी कि विजिगिशु और उसके फ्रेंड्स, और अरी विजिगिशुज एनिमी, विजिगिशु का दुश्मन और उनके फ्रेंड. तो यहाँ पर किस तरीके से फाइट लड़ी गई थी उसके बारे में बताते हैं कौटिल्य. Kautilya made a unique addition to the study of international relation by identifying non-aligned kings and neutral. So यहाँ पर कौटिल्य न्यूट्रलिटी के बारे में बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे राजा थे जो किसी का भी सपोर्ट नहीं करते थे, न्यूट्रल थे. आपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पढ़ा होगा 1965 में जो हुआ था, 1962 में कॉन्गो में ये मीटिंग हुई थी एट्सेट्रा, वो आपने पढ़ा होगा. तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री जुड़ी हुई है. देन locational determination of kings suggests that one's neighbor is one's enemy. locational मतलब कि जो जगह है उसके हिसाब से बताते हैं कौटिल्य कि किसी एक का नेबर दूसरे का क्या है, दुश्मन. consequently one's neighbor's enemy is friends. so मतलब कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त का दोस्त दोस्त. so इसी तरीके से यहाँ पर बताया गया है. to expand his power and become a सार्वभौमा, कौटिल्य अर्जेस द किंग विजिगिशु टू वेज कंसिस्टेंट वॉर, की लगातार युद्ध होना चाहिए द किंग ऑफ द एंटायर अर्थ. देयरफॉर कौटिल्य प्रेफर्ड द रियलिस्ट कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पास्ट व्हेन यूजिंग वायलेंस टू गेन पावर एंड प्रोमिनेंस इन इंटरनेशनल अफेयर्स वॉज एनकरेज. तो रियलिस्ट अप्रोच क्या होती है, बेसिकली देखिएगा दो तरीके की अप्रोच है. मान लीजिएगा कि एक पानी का ग्लास है, ये दूसरा पानी का ग्लास है. तो एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि ये जो पानी का ग्लास है वो आधा खाली है. तो ये कौन सी अप्रोच हुई वो आप कमेंट में बताइएगा. और दूसरा व्यक्ति है जो कह रहा है कि जो पानी का ग्लास है वो आधा भरा हुआ है. तो ये रियलिस्टिक है. अब दूसरा आप बताइएगा. मेयर स्टडिंग, वेट कीजिएगा. So mere studying the volume of Kautilya, Arthashastra and Manu's Manusmriti would not solve the issues of India can produce its strategic thought productively. It requires a regressive, rational, consistent diplomatic approach to develop vocabulary, doctrine, debate and perspective. More importantly, there is a need for India to secure her. अब देखिएगा सिर्फ कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र जो लिखी गई है या मनु के द्वारा मनुस्मृति लिखी गई है, उनसे ही हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, आईआर है या थियरीज़ को प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे दुनिया के सामने. हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए, एक रैशनल और फैक्टफुली रिग्रेसिव कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक अप्रोच चाहिए जो अच्छी वोकेबलरीज के सामने दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाए हमारी जो हिस्ट्री है वो. दत्तात्रेय इन द मेकिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी 2015, गौतम मिश्रा एंड गुप्ता tried in their books indigenous historical knowledge. Nivedita Chadda, Behra, Acharya and Vazan, why there is no western international relation theory in introduction. मतलब कि ये जो सारे स्कॉलर्स है वो अब क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं कि भाई एक इंडिजिनस थियरी क्यों नहीं है, क्यों हमें निर्भर रहना पड़ता है वेस्टर्न कंट्रीज़ पर. आचार्य एंड बुजान एडवोकेटेड दैट नॉन वेस्टर्न थियरीज डू एग्जिस्ट बट आर हिडन. आचार्य और बुजान जो है वो कहते हैं कि जो नॉन वेस्टर्न थियरीज है वो है बट छुपाई गई है दुनिया से. इवन इफ़ दे एग्जिस्ट दे आर जनरलाइज्ड, मतलब कि वो अगर एग्जिस्ट करती भी है तो उन्हें कमतर देखा जाता है कि ये तो बहुत पिछड़ी थियरी है एट्सेट्रा. नॉन वेस्टर्न आई आर थियरीज इवन इफ़ दे एग्जिस्ट रिमेन हिडन मेनली ड्यू टू द बैरियर ऑफ लैंग्वेज. सो अगर एग्जिस्ट करती भी है तो वो हिडन है, क्यों? क्योंकि बैरियर किसका है, लैंग्वेजेस का. अब अदर कंट्रीज़ में अदर लैंग्वेजेस है एट्सेट्रा, तो लैंग्वेज एक बैरियर है. Located in an area of study outside the Western defined IR realm. In her article Globalization, Deglobalization and Knowledge Production, Navnita Chadda Behra
proclaimed in a similar voice Barry Bizan and Acharya that IR is yet grow beyond its Anglo-American origin, कि IR को अभी और फलना फूलना है एंग्लो अमेरिकन ओरिजिन के अलावा भी। वंस इफेक्टिवली कंप्लीटेड 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब कि भारत ने इस आज़ादी के 75 वर्ष कंप्लीट कर दिए हैं और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी सेलिब्रेट किया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भारत दर्शन एंड इंडियन सिविलाइजेशनल वैल्यू जो है वो दुनिया के सामने अब प्रस्तुत करने का समय आ चुका है। और इंडिया ने बहुत कोशिश भी की है, लाइक जस्ट स्टेट के तौर पर नीति अन्याय, इवन द बेस्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन लाइक अर्थशास्त्र, नारद पुराण एंड महाभारता, इन सभी को अब इनकी स्टडी हो रही है इन सोर्सेज की, और कहीं ना कहीं इन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो कौटिल्य इज एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ चक्रवर्ती राजा हु वुड ऑलवेज बी परस्यूड फॉर यूनिवर्सल राइटनेस, मतलब कि सबकी भलाई के लिए जो कार्य करेगा। फॉर दिस रीजन कौटिल्याज प्रीमियम ऑन धर्मा विजया वॉज अपोज्ड टू लोभा विजया एंड असुर विजया अंडर द कैटेगरी ऑफ कुटा युद्ध और अनराइटनेस वॉर इज अ सिग्नल कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल लॉ। As Mathur writes, a cardinal maximum of ancient Indian diplomacy was to avoid war, कि इंडिया की एंशियंट डिप्लोमेसी क्या थी कि वॉर को अवॉइड किया जाए, लेकिन अगर कोई हम पर ज़बरदस्ती आक्रमण करता है तो उसे सही तरीके से आंसर देना जानते थे। सो दुनिया ने हमेशा से ही सिकंदर को द ग्रेट बताया गया है, कि जो हारा नहीं वही सिकंदर, जिसे इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहते हैं, कि अलेक्जेंडर द ग्रेट। लेकिन अलेक्जेंडर जब भारत में आक्रमण करने आया था तब उसे हराया गया था पोरस के द्वारा। उनकी हिस्ट्री पढ़िएगा तो आपको गर्व होगा कि भाई भारत की हिस्ट्री कोई ऐसी वैसी हिस्ट्री नहीं है, फिर भी हमें क्यों इस तरीके की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि भारतीय राजा ऐसे थे, जातीय व्यवस्था थी। हालांकि जातीय व्यवस्था थी, लेकिन हमें मतलब कि एग्जैजरेट करके बताया जाता है जातीय व्यवस्था को। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों का क्या मकसद था? डिवाइड एंड रूल, बांटो, इनको अलग अलग भागों में बांटो और इन पर शासन करो। तो उन्होंने जातीय व्यवस्था को बहुत एग्जैजरेट कर कर हमारे सामने प्रस्तुत किया और हमें डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, मतलब कि जातीय व्यवस्था भी जाननी चाहिए। तो अब देखिएगा यहाँ पर पॉइंट है कि पॉन्डर करने चाहिए, आपको डीपली थिंक करना चाहिए इस पर, कि रामायण थी, महाभारत थी, जो धर्म की विजय के लिए अधर्म पर धर्म की विजय के लिए लड़ी गई थी। तो राइटनेस जो आईआर के पर्सपेक्टिव में आता है, इनके बारे में भी आपको डीपली थिंकिंग करनी चाहिए। और भारत में क्या था, नीति शास्त्र कैसा था कि भाई चतुर उपाय था। चतुर उपाय किस प्रकार का था? साम दाम दंड भेद, ये हमारी नीति थी कि हम प्यार से समझाएंगे, नहीं समझेंगे तो फिर हम मनी देंगे, पैसे देंगे, पैसे से भी नहीं समझेंगे तो हम दंड देंगे, और दंड से नहीं समझेंगे तो भेद होगा। सो मनुस्मृति गो टू द एक्सटेंट ऑफ परमिटिंग द यूज ऑफ एनी और ऑल दिस स्टेट इज डायर ट्रबल। सो अब देखिएगा ये सारे कॉन्टेक्स्ट हमने अच्छे से समझने की कोशिश की। अब कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। देयरफॉर इंडिया इज़ अ प्रेजेंटली सर्चिंग फॉर इट्स, मतलब कि इंडिया अभी भी इसके जो सिविलाइजेशनल कल्चरल जेनेसिस है उस पर अभी भी रिसर्च कर रहा है इंडिया। और इंडिया सारी ही थियरीज़ को देख रहा है, फिलॉसफी को देख रहा है, चाहे वो सनातन धर्म की हो, अद्वैता फिलॉसफी हो, सिखिज़म फिलॉसफी हो, जैनिज़्म फिलॉसफी हो, बुद्धिस्ट की फिलॉसफी हो, सभी फिलॉसफीज़ पर अभी इंडिया जो है वो कार्य कर रहा है। देन इंडियाज़ परसिस्टेंट डिमांड टू क्रिएट वर्ल्ड ब्रदरहुड वसुधैव कुटुंबकम और वन नेशन वन कल्चर एंड वन पीपल कैन बी द फाउंडेशनल ऑफ वैल्यू फॉर द आईआर थियराइजिंग फ्यूचर। सो अब इंडिया का जो एक लाइक ब्रदरहुड को लेकर एक डिमांड है कि वसुधैव कुटुंबकम की पूरा ही संसार जो है एक परिवार है, वो एक फाउंडेशन के रूप में कार्य कर सकता है आईआर के। अब ग्लोसरी के बारे में जानते हैं। रियलिज्म क्या है? अ ब्रॉड इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन दैट एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल रिलेशन मेनली टर्म्स ऑफ पावर, कि पावर के हिसाब से ट्रेडिशंस को एक्सप्लेन करे। आइडियलिज्म एन अप्रोच दैट एम्फसाइज इंटरनेशनल लॉ, मोरालिटी एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रादर देन पावर, कि एक ऐसी व्यवस्था या अप्रोच जो फोकस करती है किस पर? इंटरनेशनल लॉ, मोरालिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पावर के अलावा। एनआरकी मतलब कि कियोस से भरा हुआ एक राज्य जहाँ पर कोई अथॉरिटी नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, एट्सेट्रा। प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है। डेफिनेटली अगर आपको कोई आपको कॉपी चेक करवानी है,
आप क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन का आंसर लिखिए, मुझे सेंड कीजिए, मैं चेक कर कर रीसेंड कर दूंगा आपको, कोई आपको कॉस्ट पे नहीं करनी है। ओके, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन। सो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको भी समझ आया होगा। एनालाइज द नेचर एंड स्कोप ऑफ IR इन रेफरेंस टू द आइडिया ऑफ 3 लेवल एनालिसिस। 3 लेवल एनालिसिस को एक्सप्लेन करते हुए बताइएगा। 3 लेवल एनालिसिस क्या है? इंडिविजुअल, स्टेट एंड सिस्टम एनालिसिस जो हमने पढ़ी है, तीनों को बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्चिंग इंडियन जेनोलॉजी ऑन IR, हाउ यूरोपियन एंड इंडियन अंडरस्टैंडिंग डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक्सप्लेन। सो इसे आप एक्सप्लेन कीजिएगा और देखिएगा ये रेफरेंसेस है जहाँ से इस PDF को तैयार किया गया है। अब हम नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू IR थियरीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।